24 सितंबर तक चलने वाले उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीत सत्र का कल महत्वपूर्ण दिन है। सत्र से ठीक पहले हुई बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने सभी विधायकों और मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और अब आपको बताते हैं कि कल सत्र के दौरान क्या क्या होंगे। कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और वंदे मातरम पर 5 घंटे चर्चा होगी। इसके साथ ही कल विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी से उतरेगा। उम्मीद ये भी है कि कल कोडिन युक्त कफ सिरप और एसआईआर के मामले पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। सदन में विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। विधानमंडल दल की बैठक के बाद सुरेश खन्ना और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकार का कल पहला अनुपूरक आ रहा है और निश्चित रूप से ये हमारे विकास के कार्यक्रमों की जो सदैव समर्पित रहे। विषय को उठाने के लिए होता ही है, वो कोडिन पे विषय उठाएंगे, सरकार उसकी जवाब देगी, क्योंकि सरकार हमारी किसी भी चीज के लिए बहस के लिए तैयार है। और पहले भी मैंने कहा था कि कोडिन का जो विषय है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश में कहीं भी हो, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी इसको बर्दाश्त नहीं करती है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ेंगी और उन्हें लड्डू खिलाएंगे। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से बिहार में उनकी हार हुई है वो बौखलाए हुए हैं। संजय निषाद ने कहा कि कल सत्र के लिए सीएम योगी ने सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन किया है। 27 फर्जी पीडीए वाले श्री अखिलेश यादव जी की धज्जियां उड़ाने का, एक फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ाने का, अखिलेश यादव जी की नहीं। अखिलेश यादव जी को तो हम लड्डू खिलाने के लिए खोज रहे हैं। तो अब श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार से लौट के आए हैं, थोड़ा बहुत उछल कूद करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो हार का सदमा है उनको बिहार से जो लेकर के आए हैं उससे उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन के नेता होने के नाते हम लोगों को विपक्ष के जवाब शालीनता से, अपनी बात को ठीक ढंग से, उनका किसी भी प्रकार का, और एसआईआर पर ज़्यादा चर्चा हुई, वंदे मातरम पर कल चर्चा होगी, बजट पेश होगा, विधायी कार्य होंगे, सभी कार्य सरकार के हित में हैं और ये सारे कार्य हम जनप्रतिनिधियों के हित में हैं और जनता के हित में हैं, इसलिए उन्होंने मार्गदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर के बीच सीएम योगी ने संगठन के साथ अहम बैठक की। इस अभियान में 22 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की बीएलए टीम को हर बूथ पर सक्रियता से जुटने का मंत्र भी दिया है। पार्टी के सभी विधायक, सांसद और मंत्री एसआईआर अभियान में जुटेंगे। यूपी में बीजेपी मिशन 2027 में पूरी ताकत के साथ जुट चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में सरकार और संगठन की हुई बैठक में बीजेपी ने 403 विधानसभा के लिए 1,65,000 बूथों पर 8 स्तरीय एसआईआर अभियान टीम का व्यूह तैयार किया है। इस अभियान में 22 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। का विषय लेकर विपक्ष हमलावर है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने चुनाव सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया। हम चर्चा से भागते नहीं है। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट करने का कोई हल नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी 27-29 नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं। सीएम योगी ने बीजेपी की बीएलए टीम को हर बूथ पर सक्रियता से जुटने का मंत्र दिया है। पार्टी के सभी विधायक, सांसद और मंत्री एसआईआर अभियान में जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के उस उत्सव में शामिल है। आज उत्तर प्रदेश में इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जो ये प्रक्रिया चल रही है उसका रिव्यू किया गया है और जो मतदाता छूट गए हैं किसी कारणवश, वो लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में शामिल हो, इसके लिए नए अभियान को लिया गया है। दरअसल बीजेपी की चिंता ये है कि एसआईआर से पार्टी के वोटरों का कोई नुकसान न हो और यही वजह है कि पार्टी एसआईआर अभियान में अपनी पूरी ताकत, संगठन और सभी कार्यकर्ताओं को जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय रेलवे नए साल से ठीक पहले रेल यात्रियों को एक झटका दे चुका है। 26 दिसंबर से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए महंगे हो जाएंगे। वहीं लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण श्रेणी में
215 किलोमीटर तक किराया नहीं बढ़ाया गया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रेलवे 26 दिसंबर से ट्रेन किराए को बढ़ाने जा रही है। इस फैसले का असर देश भर के करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराया नहीं बढ़ाया गया है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और छोटी दूरी के यात्रियों की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में 215 किलोमीटर दूरी तक के लिए किराया नहीं बढ़ाया गया है। जनरल कैटेगरी में 215 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। मेल एक्सप्रेस नॉन एसी ट्रेन के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है, जबकि प्रीमियम एसी ट्रेन के लिए भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी हुई है। यानी 1000 किलोमीटर पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, ये भी समझिए। जनरल मेल एक्सप्रेस ट्रेन से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 10 रुपए किराया बढ़ेगा, जबकि प्रीमियम ट्रेन से 1000 किलोमीटर की दूरी करने पर 20 रुपए किराया बढ़ेगा। रेल सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि पहले सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए, उसके बाद किराया बढ़ाएं। तो एक तरीके की ये है कि भाई हमें बता दिया गया है कि रेट इंक्रीज कर रहे हैं, मगर ये नहीं बताया गया कि इससे हमें क्या बेनिफिट्स देंगे। वो ज्यादा इम्पैक्ट होगी, क्योंकि जो एक अच्छा इनकम है जिसका आई थिंक उनके लिए प्लस पॉइंट है, बट जो इस नजरिए से नहीं देखते जो नॉर्मल जनता है, क्योंकि वो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है एंड वो आई थिंक ज्यादा ट्रेन को यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस, तो मे बी उनके लिए गलत डिसीजन हो सकता है। हालांकि रेलवे का मानना है कि किराए में बदलाव से उसे करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। रेलवे के मुताबिक इस राशि का उपयोग रेलवे को बेहतर बनाने में किया जाएगा। जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हर चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और रेल सेवा आम जनता के लिए और गरीब जनता के लिए होता है कि इसको महंगाई को ध्यान में रखते हुए किराया बढ़ाना उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुविधाएं तो बढ़ाओ, पहले आप लोगों को सेटिस्फाई करो। आप अननेसेसरी पैसे बढ़ा रहे हो। अगर सुविधाएं मिलती है तो ठीक है, पहले सुविधाएं आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो अभी का किराया है उसके हिसाब से भी सुविधाएं नहीं मिल रही है, 50% भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। रेलवे का कहना है कि पिछले 10 सालों में रेलवे का नेटवर्क और कामकाज काफी बढ़ा है। सुरक्षा और कामकाज बेहतर करने के लिए रेलवे ने स्टाफ बढ़ाया है। कर्मचारियों का खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। रेलवे का कुल ऑपरेशनल खर्च 2.63 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसके कारण किराए में बदलाव जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इस भव्य स्थल का लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएम योगी ने बड़ी बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के लोग मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे तैयार हुआ, इस स्थल में क्या क्या खास है, आपको दिखाते हैं। लखनऊ में अटल जी की याद में बन रहे राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हाल ही में सीएम योगी ने इस स्थल का निरीक्षण भी किया था। अब कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सीएम योगी की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती की अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लखनऊ आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। वहां पर लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में एक बड़े परिसर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। वहां भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी होगा और एक बड़ा रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और हम सब कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां एकत्र होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वचन करेंगे। सरकार राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा, जिसमें 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल का 65 एकड़ में निर्माण किया गया है। 230 करोड़ की लागत से ये बना है। इसका आकार कमल का है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगी है। कांस्य की तीनों प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची है। राष्ट्र पुरुषों के जीवन पर आधारित आधुनिक संग्रहालय भी है। 2 लाख क्षमता वाला रैली स्थल और मंच भी बनाए गए हैं। यही वो मंच होगा जहां से लोकार्पण समारोह 25 दिसंबर को होगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का। इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं बड़े स्तर पर और यहां पर म्यूजियम बनाए गए हैं। म्यूजियम के अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं उनको लेकर अलग अलग म्यूजियम बनाए गए हैं। उनमें इनकी पूरी अब तक की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। अब लोकार्पण की तैयारी चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पर 2 लाख जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। उस दिन उद्घाटन के गवाह बनेंगे। कार्यक्रम को लेकर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन धर्मपाल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और यूपी के अवध क्षेत्र के 7 जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान पर संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने जहां उन्हें नसीहत दी है, वहीं ब्रज के साधु संतों ने भी उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। संतों ने कहा कि ऐसे को जेल में बंद कर देना चाहिए। दरअसल मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर लगातार घमासान जारी है। तो आमी बोलती राम मुसलमान छिलेन, हिंदू छिलेन ना। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का भगवान राम पर दिया विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। अगर किसी ने हमारे भगवान के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का प्रयास किया तो हिंदू बताएंगे कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ अब आप खेलना बंद कर दें, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। और मैं बार बार चेतावनी दे रही हूं कि इस तरह के बयान से आप हिंदुओं के खून में उबाल ले आने की चेष्टा ना करें। अभी तो यहाँ मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और हिंदू जानता है कि जब तक मोदी जी और योगी जी रहेंगे तब तक हिंदुओं का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। परंतु अगर हमारे भगवान के खिलाफ एक शब्द किसी ने बोलने का प्रयास किया तो हिंदू बताएंगे कि वो अपने भगवान से कितना प्रेम करते। टीएमसी विधायक के विवादित बयान पर ब्रज के संतों में भी गुस्सा है। संतों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, मदन मित्रा की जीभ काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। निवेदन करूंगा सरकार से कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करके इनको 2 दर्जे का नागरिक घोषित किया जाए। धर्मरक्षा संघ की ये मांग है और इसके लिए हमेशा हम ये मांग करते रहेंगे। भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए। इनको तो मुसलमान बने ही 1200-1400 साल हुआ। हमारा सनातन धर्म अनादिकाल का है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूँ इसे कठोर कारावास दिया जाए। दरअसल टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो गुरुवार को सामने आया था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर भगवान राम को मुसलमान बताते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर सहकारिता क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, अब हालात बदल गए हैं, अब यूपी माफिया मुक्त प्रदेश है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2017 से पहले कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, अब कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति अच्छी है। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन में सीएम योगी ने पिछली सरकारों को जमकर घेरा।
सहकारिता क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, अब हालात बदल गए हैं। यूपी अब माफिया मुक्त प्रदेश है। पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 16 बैंक दिवालिया घोषित कर दिए गए थे और भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। लेकिन अब कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति अच्छी है। 2017 के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति क्या थी? 16 बैंक ऐसे थे जो 16 बैंक डिफाल्टर घोषित हो चुके थे। रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक डिफाल्टर नहीं है। अब ये बैंक बीमार नहीं है, बल्कि स्वयं तो स्वस्थ है ही, बल्कि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अपने सभी सदस्यों को हर किसान की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा शासन की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में युवा उद्यमी स्कीम को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, अभी इसके माध्यम से भी आपने देखा होगा कैसे ये कार्य हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सहकारिता आपसी विश्वास, सामाजिक क्षमता और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। बीते 11 सालों में देश ने बदलता हुआ भारत देखा है, जहां तकनीक के माध्यम से जीवन को सरल बनाया गया है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में उर्वरक, रसायन और कीटनाशकों के वितरण का कम से कम 50% हिस्सा सहकारिता विभाग से जुड़ी साधन सहकारी समितियों के माध्यम से हो। इसके लिए पर्याप्त श्रम शक्ति और संसाधन उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है।